अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। बड़ा कॉमनली हमसे सवाल पूछा जाता है कि वो क्या ऐसे साइंस हैं या ऐसी अलामात हैं कि जिनकी मौजूदगी में माहिर नफ्सियात को या साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए। साइकियाट्रिक इलनेसेस की या नफ्सियाती अमराज की अपनी जो स्पेसिफिक या अलामतें हैं वो तो बहुत मुख्तलिफ हैं और बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। लेकिन चंद एक ऐसे वार्निंग साइन ज़रूर हैं जिनकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर है किसी को या कोई ज़हनी बीमारी है या नफ्सियाती मर्ज़ बन रहा है तो उसकी तरफ इशारा हो सकती है। अमूमन को हम वार्निंग साइंस कह देते हैं। आगे चलकर मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इन साइंस की या इन सिम्टम्स की मौजूदगी किस हद तक हो, कितनी शदीद हो, उनका दुरानिया क्या हो और उनका जो रोज़मर्रा रूटीन की ज़िंदगी है उस पर इम्पैक्ट क्या हो, तो फिर हम उनको बीमारी कंसिडर करते हैं। तो अगर वार्निंग साइंस की स्पेसिफिकली बात की जाए तो किसी भी पेशेंट को साइकियाट्री के हवाले से या नफ्सियाती अमराज के हवाले से असेस करने के लिए हम 4-5 चीज़ों पर गौर करते हैं। उनमें अमूमन सबसे पहले पेशेंट का मूड उनका किस तरह का है। मूड में चिड़चिड़ापन आना, उदासी आना, शदीद नौयत की तब्दीलियाँ आना, एकदम से आना यानी कि गुस्सा एकदम आ जाना या एकदम से उदासी की कैफियत पैदा हो जाना, एकदम से घबराहट और बेचैनी की कैफियत पैदा हो जाना या एकदम से तेज़ी आ जाना, ये तमाम चीज़ें नफ्सियाती अमराज की तरफ या किसी नफ्सियाती मर्ज़ की तरफ इशारा हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर उनकी स्पीच कैसी है, बात करने का तरीका किस तरह का है। अगर बिल्कुल खामोश हो गए हैं एकदम से या बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ बात करना शुरू कर दी है, ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी हैं या कई दफ़ा ऐसी बातें करना शुरू कर देना कि जिनका कोई आपस में रब्त ना हो, जिनको बेरब्त गुफ्तगू कहा जाता है, तो ये भी किसी साइकियाट्रिक इलनेस की तरफ इशारा हो सकती है। तीसरे नंबर पर रवैये में यानी बिहेवियर में चेंज आना। अमूमन बिहेवियर में चेंज इस नौयत का आना कि जो घर वाले हैं या रिश्तेदार हैं वो स्पेसिफिकली नोट करें उस चीज़ को कि जी इनका रवैया पिछले इतने अरसे में 1 माह में या 2 माह में या 6 माह के अंदर बहुत हद तक चेंज हो गया और ये बिल्कुल उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे जिस तरह ये नॉर्मली बिहेव करते हैं। अब उस बिहेवियर चेंज के अंदर सोशल विड्रॉल भी हो सकता है, यानी कि बिल्कुल ही समाजी रवाबत ख़त्म करके अलग थलग चुप चुप रहना शुरू कर दें, किसी से बात ना करें, बाहर आना जाना बंद कर दिया हो, या इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर दिया हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई हो रवैये में, बाहर ज़्यादा जाना शुरू कर दिया हो या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा घर वालों के साथ या बाहर करना शुरू कर दिया हो, तो ये वो बिहेवियर चेंजेस हैं जो किसी साइकियाट्रिक इलनेस की तरफ इशारा हो सकती हैं। चौथे नंबर पर सोच में तब्दीली। थॉट के अंदर तब्दीली अमूमन हर बीमारी के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। यानी कि अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर खौफ बहुत ज़्यादा सोचें आना शुरू हो जाती हैं। वो खौफ खुद से मुंसलिक भी हो सकता है, दूसरों से मुंसलिक भी हो सकता है, रोज़मर्रा रूटीन से मुतालिक भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर अगर डिप्रेशन है तो उसमें मायूसी नाउमीदी की सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर मेनिया या तेज़ी की अलामतें हैं तो उनमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मज़हबी रुझान बहुत बढ़ जाता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, या ऐसी सोचें आना शुरू हो जाती हैं कि उनको लगता है कि शायद उनके अंदर कोई ऐसी खास खूबी है जो बाकी लोगों में नहीं। इसी तरह साइकोटिक इलनेसेस या जो शिज़ोफ्रेनिया जिसको कहा जाता है उसके अंदर बहुत ही बेरब्त और गलत किस्म की सोचें आना शुरू हो जाती हैं जो अमूमन शक शुबे की भी हो सकती हैं या ऐसे लगना कि जी लोग उनके बारे में कोई बात कर रहे हैं या उनका पीछा कर रहे हैं या उनके बारे में कोई खबरें छप रही हैं, इस तरह की चीज़ें। ये वो सोच के डिसऑर्डर हैं जो मुख्तलिफ ज़हनी अमराज के अंदर मुख्तलिफ तरह से आ सकते हैं और इनका आना बहुत हद तक ये चीज़ साबित कर देता है कि जी कोई ना कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम या कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा है पेशेंट्स के साथ। इसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शन से मुराद वो बुनियादी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं जैसे कि नींद, भूख, प्यास और सेल्फ केयर यानी खुद का ख्याल रखना। अब अमूमन ज़हनी अमराज के अंदर मेजॉरिटी नफ्सियाती इलनेसेस के अंदर नींद की शदीद कमी आ जाती है, पेशेंट्स सारी सारी रात जागते रहते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुख्तलिफ नौयत की होती है। यानी कि डिप्रेशन का पेशेंट अगर सारी रात जागते रहेंगे तो वो चुप खामोश बैठे रहेंगे या अकेले बैठे रोते रहेंगे या कोई मायूसी नाउमीदी की बातें करते रहेंगे। इसके बरक्स जो मेनिया के पेशेंट्स हैं, जो तेज़ी जिनके अंदर आ जाती है, वो उठकर चलते फिरते रहेंगे या घर से बाहर चले जाएंगे या नारे मारने शुरू कर देंगे या गाने गाने शुरू कर देंगे। इसी तरह जो साइकोटिक पेशेंट्स हैं या स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर अगर वो नींद नहीं आ रही तो वो अकेले बैठे खुद कलामी करते रहेंगे या अकेले बैठे हंसते रहेंगे या अकेले बैठे को हाथों के इशारे करते रहेंगे। तो गर्ल्स के नींद की कमी एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन उस कमी की वजह से जब वो जाग रहे हैं सारी रात तो क्या कर रहे हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरह बहुत हद तक या मेजॉरिटी जो नफ्सियाती अमराज हैं उनके अंदर भूख की कमी आ जाती है जिसकी वजह से जिस्मानी कमजोरी भी आ जाती है, वीकनेस भी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह पानी का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में बिल्कुल कम हो जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के आसार आना शुरू हो जाते हैं।
सेल्फ केयर एक ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुख्तलिफ तरीके से इफेक्ट होती है। मतलब डिप्रेशन के पेशेंट्स जो हैं वो अपना ख्याल नहीं रखते, नहाना धोना बंद कर देते हैं, कपड़े नहीं बदलते। इसी तरह जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं उनके अंदर बहुत हद तक निगलेक्ट आ जाता है सेल्फ केयर का, यानी कि वो महीनों या बहुत अगर लंबे अरसे की बीमारी है तो सालों साल जो है वो नहाते नहीं हैं, बाल गंदे हुए होते हैं, सेल्फ केयर पुअर होती है, ब्रश नहीं करते, कपड़े गंदे पहने रखते हैं, फटे हुए कपड़े पहने रखते हैं। इस तरह की चीज़ें ये साइकोटिक इलनेसेस या जिनको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं उसके अंदर भी देखा जाता है। जबकि एक और बीमारी जिसको मेनिया या तेजी की बीमारी कहा जाता है उसके अंदर अमूमन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। मतलब दिन में 2-3 दफ़ा नहाएंगे या कपड़े चेंज करेंगे, परफ्यूम्स लगाएंगे या महंगे कपड़े और घड़ियाँ पहनने की ख्वाहिश करेंगे। तो ये मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से सेल्फ केयर मुतासिर होती है। ये तो 4-5 वो फैक्टर्स हैं जो हम कॉमनली असेस करते हैं हर पेशेंट के अंदर जो नफसियाती अमराज के अंदर मुब्तला होते हैं या हमारे पास आते हैं चेकअप के लिए। इसके अलावा चंद ऐसे साइंस हैं जो बहुत कॉमनली नहीं लेकिन सीवियर जो साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। उनमें से एक तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर खुद सोजी के ख्यालात आना, खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आना या खुदकुशी के ख्यालात आना और कई दफ़ा उसके बारे में मनसूबाबंदी करना और उस मनसूबाबंदी पर कई दफ़ा अमल कर बैठना। सुसाइडल आइडिएशन होना या सुसाइड का रिस्क होना ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है साइकियाट्रिक इलनेस का। इसके अलावा कई दफ़ा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आना, मार पीट करना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये बड़ा कॉमनली साइकियाट्रिक पेशेंट्स में देखा जाता है जो अमूमन साइकोटिक नौयत के होते हैं। अब उसके अंदर कई दफ़ा लड़ाई झगड़ा सिर्फ घर से बाहर लोगों के साथ हो रहा होता है, कई दफ़ा रिश्तेदारों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और एक्सट्रीम नौयत के अंदर कई दफ़ा घर वालों को, वालिदैन को, भाइयों को भी उसका, बहन भाइयों को भी उसका निशाना बना दिया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जिसको हम फिजिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स कहते हैं, यानी कि ऐसी अलामात जो बज़ाहिरन तो किसी जिस्मानी मर्ज की वजह से लगती हैं लेकिन उनके पीछे कोई जिस्मानी साइकोपैथोलॉजी, जिस्मानी पैथोलॉजी नहीं होती, यानी कि बेहोशी के दौरे पड़ना लेकिन टेस्टों के बावजूद मिर्गी का या किसी जहनी दौरे का की तशखीस ना होना है। इसी तरह जिस्म में एकदम से ताकत ख़त्म हो जाना, गिर जाना, ऐसे जैसे फालिज का अटैक हुआ है लेकिन सीटी स्कैन और उस तरह के सारे टेस्ट जो हैं उनका क्लियर आ जाना। इसी तरह एकदम से याददाश्त का ख़त्म हो जाना लेकिन उसके अंदर किसी तरह की कोई ब्रेन इंजरी का खदशा ना होना। चौथे नंबर के ऊपर कई दफ़ा एक चीज़ जिसको साइकोजेनिक वॉमिटिंग कहा जाता है कि उल्टी मतली बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाना लेकिन उसके पीछे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या मैदे के मसाइल का ना होना। ये तमाम वो फिजिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम हैं जो कई दफ़ा नफसियाती अमराज की तरफ इशारा करते हैं और उनकी डायरेक्ट जो लिंक है या कॉज है वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी या कोई भी ऐसा सदमा जो बेशक छोटी नौयत का है या बेशक बहुत शदीद है उसके साथ इसका ताल्लुक होता है। ये तो वो तमाम कॉमन साइंस हैं जो अमूमन देखे जाते हैं जिनको हम वार्निंग साइंस कह देते हैं कि साइकियाट्रिक इलनेस के अंदर ये अमूमन किसी भी मर्ज के बनने से पहले पैदा होना शुरू हो जाते हैं या कई दफ़ा जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो उसके बाद आना शुरू होते हैं। अब अमूमन ये अगला सवाल पूछा जाता है कि इनमें से बहुत सी अलामात तो ऐसी हैं कि जो नॉर्मल रूटीन में किसी को भी आ सकती है, तो ये बात अपनी जगह पर तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन अलामात का आना उनका एक खास दौरानिया यानी अमूमन 2 हफ्ते से ज़्यादा के लिए लगातार रहना, इस हद तक शदीद होना और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शिद्दत में इजाफा होते रहना और इवेंचुअली इस हद तक पहुंच जाना कि इंसान रोज़मर्रा रूटीन। एक बड़ा कॉमन सवाल जो पूछा जाता है हमसे वो ये है कि ये तमाम साइंस या इनमें से बहुत से ऐसे साइंस तो वो हैं जो नॉर्मल रूटीन के अंदर किसी को भी आ सकते हैं। तो ये बात अपनी जगह पर तो दुरुस्त है लेकिन इसके अंदर अमूमन ये देखा जाता है कि अगर ये अलामात या ये वार्निंग साइंस 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा की दौरानिए के लिए लगातार रहें, इनकी शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहे और बढ़कर इस नौयत तक पहुंच जाएं कि वो पेशेंट्स रोज़मर्रा रूटीन के काम ही ना कर सकें, यानी कि अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई ना जारी रख सकें, अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपनी नौकरी ना जारी रख सकें, ख़वातीन है तो रोज़मर्रा घरेलू रूटीन से उनकी मुतासिर हो रही हो, तो तब इन अमराज को या तब इन अलामात को अमराज के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है या उनको तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला सवाल यहाँ पर यह पूछा जाता है कि इनमें से अगर किसी को ये अलामात आ भी रही हैं और वो रोज़मर्रा रूटीन के अपने काम उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह पहले कर रहे थे, तो उनको क्यों जरूरी है कि वो साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाएं? तो इसका जवाब ये है कि अमूमन हमने जो कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस देखी है उसमें साइकियाट्रिक इलनेस या वार्निंग साइन जब एक दफ़ा आना शुरू हो जाते हैं तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार
کرتے رہتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے ایونچولی اگر علاج نہ کرایا جائے اور سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ اس حد تک شدید ہو جاتے ہیں کہ ایونچولی بیماری کی نوعیت بھی بڑھ جاتی ہے, اور جتنی بیماری کی شدت بڑھ جائے گی اور بیماری کا دورانیہ بڑھ جائے گا اتنا ان کے اندر ٹریٹمنٹ کے چانسز آہستہ آہستہ کم ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ ادویات کا اثر اس حساب سے نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی میں یہ وارننگ سائنز آ رہے ہیں تو کنسلٹ ضرور کر لیا جائے, تاکہ اس حساب سے سائیکولوجیکل یعنی بات چیت کے ذریعے علاج یا سائیکیٹرک میڈیکیشن یعنی ادویات کی صورت میں علاج جو ہے ان کا کیا جا سکے. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. آگے آنے والی ویڈیوز میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.